आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में, एक और नए सेशन में। आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाले एग्जाम SGPGI के अपन PYQ सोल्व कर रहे हैं। अपना ये तीसरी क्लास है जिसमें अपन रेगुलर जो PYQ है SGPGI के मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बार बार रिपीट होते हैं, जिन टॉपिक से बार बार SGPGI क्वेश्चन पूछता है, उन टॉपिक्स को अपन कवर कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। जो SGPGI का एग्ज़ाम कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो कंप्लीट सेशन को अच्छे से देखिए, पूरे सेशन को समझकर, और एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है तो हर एक क्वेश्चन को फाइनल एग्ज़ाम की तरह देखें। इन सेशन से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि SGPGI के एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मेट क्या होता है क्वेश्चन का। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इम्पोर्टेंट PYQ के साथ। इम्पोर्टेंट PYQ आज टोटल, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज का क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पेशेंट विथ COPD शुड रिसीव ऑक्सीजन थेरेपी कॉशनली बिकॉज। जो COPD का पेशेंट है एक, उसको जो ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है वो बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक क्यों दी जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन इंक्रीज फीवर, ऑक्सीजन देने से पेशेंट में फीवर आ जाती है। ऑप्शन बी है हाई ऑक्सीजन सप्रेस रेस्पिरेटरी ड्राइव, मतलब रेस्पिरेटरी ड्राइव होती है उसको कम कर देती है। ऑप्शन सी है इट कोजेज हाइपरटेंशन, ये क्या कोज करती है, हाइपरटेंशन कोज करती है। और ऑप्शन डी है इट डिक्रीजेस पल्स रेट, ये पल्स रेट को कम करती है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, राइट आंसर कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। बात करते हैं कुछ COPD की। COPD में हम कम ऑक्सीजन क्यों देते हैं, इसकी वजह भी जानते हैं। बात करें यहाँ COPD की, तो COPD का मतलब है, पहले बात कर लेते हैं COPD की फुल फॉर्म क्या, COPD की फुल फॉर्म क्या होती है, इम्पोर्टेंट है। COPD, तो COPD का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्या होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें COPD के पेशेंट में होता क्या है, नॉर्मल जो पेशेंट होता है अपना, उसमें ब्रीथिंग जो कंट्रोल होती है वो CO2 के लेवल के अकॉर्डिंग होती है। किससे होती है मेंटेन, तो जो नॉर्मल पेशेंट होता है उसमें ब्रीथिंग जो कंट्रोल की जाती है, कंट्रोल होती है, किससे होती है, वो होती है CO2 के लेवल से। CO2 के लेवल से कंट्रोल होगी नॉर्मल पेशेंट में। जब CO2 इंक्रीज होगी तो ब्रेन स्टिमुलेट होगा, और ब्रेन स्टिमुलेट होकर ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देता है। नॉर्मल पेशेंट की बात कर रहे हैं। नॉर्मल पेशेंट में जब CO2 इंक्रीज होती है तो ब्रेन स्टिमुलेट होकर अपनी जो ब्रीथिंग रेट होती है उसको इंक्रीज कर देता है। लेकिन जो सीवियर COPD पेशेंट होता है उसमें होता क्या है, CO2 का लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। किसके कारण, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। आपको पता है COPD में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो CO2 है वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगी बॉडी में, और एक्यूमुलेट होने की वजह से बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। बॉडी CO2 के साथ रहना एक्सेप्ट कर लेती है, और ये इस वजह से अब CO2 कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया है CO2 को। तो इस कंडीशन में जो मेन स्टिमुलस होता है बॉडी का COPD वाले पेशेंट में, तो इस कंडीशन में COPD वाले पेशेंट में जो मेन स्टिमुलस होता है ब्रीथिंग को मेंटेन करने वाला, कंट्रोल करने वाला, वो अपने होता है लो ऑक्सीजन। क्या, लो ऑक्सीजन लेवल। क्या होता है, लो O2 लेवल। अब जब बॉडी में लो O2 लेवल कंट्रोल कर रहा है, इसी को अपन बोलते हैं हाइपोक्सिक ड्राइव। क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिक ड्राइव। हाइपोक्सिया क्या होता है, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हाइपोक्सिया मतलब लो ऑक्सीजन इन बॉडी। जब लो ऑक्सीजन बॉडी में लो ऑक्सीजन होगी तो
ये एक मेन स्टिमुलस का काम करेगी। COPD वाले पेशेंट में ब्रेन को सिग्नल्स देगी और ब्रेन ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब अपन जब COPD वाले पेशेंट को इस चीज़ को होने ही नहीं देंगे और हाइपोक्सिक ड्राइव को ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि जब अपन COPD वाले पेशेंट में अगर हाई O2 देंगे, हाई O2 अगर COPD वाले पेशेंट में देंगे तो यहाँ क्या होगा, जो हाइपोक्सिक ड्राइव है, हाइपोक्सिक ड्राइव ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि अब बॉडी के पास कंप्लीट ऑक्सीजन जा रहा है। जब बॉडी के पास कंप्लीट ऑक्सीजन जाएगा तो बॉडी का जो स्टिमुलस है वो ख़त्म हो जाएगा, और बॉडी का हाइपोक्सिक ड्राइव ख़त्म होने की वजह से बॉडी का जो हाइपोक्सिक ड्राइव ख़त्म होगी तो हाइपोक्सिक ड्राइव ख़त्म होते ही जो ब्रीथिंग रेट है वो स्लो हो जाएगी। ब्रेन को पता चल चुका है कि बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन आ रही है, अब तो प्रॉपर ऑक्सीजन आएगी, सिग्नल्स नहीं भेज पाएगा ब्रेन के पास बॉडी, तो वहाँ ब्रीथिंग जो रेट है वो स्लो हो जाएगी, और स्लो होगी तो और ज़्यादा CO2 एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगी बॉडी में, और CO2 जब एक्यूमुलेट होगी बॉडी में बहुत ज़्यादा तो उस कंडीशन में पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर, ड्रोसीनेस और कोमा की कंडीशन में भी जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट था समझने का, आप सीनियर था ये। यहाँ से आपसे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन तो ये आएगा कि पेशेंट में जो लो ऑक्सीजन देते हैं अपन, तो उसका रीज़न भी तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों देते हैं। तो ये आपको रीज़न ध्यान रखना है। नॉर्मल पेशेंट में जो ड्राइव, रेस्पिरेटरी ड्राइव किसकी वजह से कौन होता है? रेस्पिरेटरी ड्राइव के लिए CO2 लेवल, लेकिन जो COPD वाला पेशेंट है उसमें CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा होने की वजह से बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। कर लिया एक्सेप्ट। अब इस कंडीशन में पेशेंट, COPD वाले पेशेंट में क्या होगा, मेन स्टिमुलस ब्रीथिंग का कौन होगा? लो O2 लेवल। जब बॉडी में लो O2 लेवल होगा तो सिग्नल्स जाएंगे ब्रेन के पास, और ब्रेन ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिक ड्राइव। अब बात करें, जब अपन COPD वाले पेशेंट में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे देंगे तो हाई O2 कंसनट्रेशन की वजह से ब्लड में O2 का लेवल बढ़ जाएगा, और ब्लड में O2 का लेवल बढ़ेगा तो सिग्नल्स जाना बंद हो जाएंगे, हाइपोक्सिक ड्राइव ख़त्म हो जाएगी। मतलब वो ब्रेन के पास सिग्नल्स नहीं जाएंगे ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करने के, और ब्रेन के पास सिग्नल नहीं जाएंगे तो धीरे धीरे बॉडी में ब्रीथिंग स्लो होगी, क्योंकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रही है बॉडी में। ब्लड सप्लाई के साथ O2 सप्लाई भी प्रॉपर हो रही है, क्योंकि अपन बाहर से ऑक्सीजन प्रॉपर दे रहे हैं। इसीलिए रेस्पिरेटरी ड्राइव खत्म होगी तो वहाँ और ज़्यादा COPD में CO2 एक्यूमुलेट होगी। अब अपन बात करते हैं COPD वाले पेशेंट में SpO2 लेवल नॉर्मल कितना रखना है अपने को। COPD वाले पेशेंट में SpO2 लेवल अपने को मेंटेन रखना है 88 से 92%। कितना? 88 से 92%। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब बात करें यहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जो रेस्पिरेशन है उसको रेगुलेट कौन से पार्ट से किया जाता है? रेस्पिरेशन रेगुलेटेड बाय मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। और अगर आपसे नर्व के बारे में पूछे कि कौन सी नर्व रेस्पिरेशन को रिस्पॉन्सिबल होती है रेस्पिरेशन को मेंटेन करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए फ्रेनिक नर्व। कौन सी नर्व? फ्रेनिक नर्व। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकते हैं SGPGI के में। रेस्पिरेट को रेगुलेट कौन करता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। कौन सी नर्व करती है? तो फ्रेनिक नर्व। अब बात करें COPD वाले पेशेंट में अपन जो O2 डिवाइस कौन सा काम में लेते हैं, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको दो ही ऑप्शन याद रखने हैं, एक तो नेजल कैनुला का ध्यान रखना है, और एक वेंचुरी मास्क। कौन सा? वेंचुरी मास्क। ये दोनों ही अपन डिवाइस यूज लेते हैं COPD वाले पेशेंट में, वेंचुरी मास्क और नेजल कैनुला। अब यहाँ अपन कितना ऑक्सीजन देना है? 1 to 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन देते हैं COPD वाले पेशेंट में। इससे ज़्यादा ऑक्सीजन अपन नहीं देते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको यहाँ बताया। और एक और क्वेश्चन जो आ सकता है COPD वाले पेशेंट से, वो पोजीशन, कौन सी पोजीशन देनी है पेशेंट को? तो COPD वाले पेशेंट को आपको हाई फाउलार या फिर ऑर्थोपेनिक पोजीशन देनी होती है, जिससे क्या प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा बॉडी में। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो बातें बताई, हाई फाउलर पोजीशन,
और कितना CO2 मेंटेन रखना है, SpO2 मेंटेन रखना है 88 से 92%। जो रेगुलेट कौन करता है ऑक्सीजन को, तो आपको ध्यान रखना है मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन सी नर्व करती है, तो प्रेनिक नर्व करती है। ये इंपॉर्टेंट था और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाई ऑक्सीजन जो सप्रेस करता है किसको, रेस्पिरेटरी ड्राइव को, तो रेस्पिरेटरी ड्राइव सप्रेस होगी तो CO2 और ज़्यादा रिटेन होगी, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय कॉपी ग्राउंड वोमिटस, मतलब कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कॉपी ग्राउंड वोमिटस की कंडीशन को शो करता है। ऑप्शन ए है हेमिचूरिया, ऑप्शन बी है अपर GI ब्लीडिंग, ऑप्शन सी है जॉन्डिस, ऑप्शन डी है अस्थमा। ऑप्शन देखते ही पता चल रहा होगा। हेमिचूरिया का मतलब क्या होता है, ब्लड इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन, तो ये ऑप्शन अपने आप यहाँ से रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट बात करें जॉन्डिस। जॉन्डिस एक अपने आप में यहाँ वोमिटिंग का ज़्यादा कॉपी कलर्ड का ये मेंटेन नहीं है। यहाँ एक सिस्टम है कि आपकी नेल्स, आपकी आइज़ की जो सबक्यूटेनियस लेयर है, ऊपर की लेयर है एपिडर्मल लेयर, वहाँ येलोविश कलरेशन हो जाता है। किसकी वजह से, बिलिरुबिन के एक्सेसिव बॉडी में इंक्रीज होने की वजह से। अब बात करें तो जॉन्डिस भी यहाँ इसका राइट आंसर नहीं होने वाला है। ऑप्शन डी अस्थमा, अस्थमा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो यहाँ वोमिट का कोई मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन बन सकता है वो अपना बिलिरुबिन का लेवल है। बिलिरुबिन का लेवल आपको पता रखना है, जो बिलिरुबिन का नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 0.1 से लेकर 1.2 mg/dl। कितना होता है, 0.1 to 1.2 mg/dl। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करें जो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो जो कॉपी कलर्ड ग्राउंड वोमिटस की बात की गई है, ये आपको देखने को मिलता है अपर GI ब्लीडिंग। जब भी अपर GI ब्लीडिंग होगी उस कंडीशन में आपको कॉपी ग्राउंड वोमिटस देखने को मिलेगा। अब होता क्या है, किसको इंडिकेट करता है, तो ये जो अपर GI ब्लीडिंग है, कॉपी कलर्ड ग्राउंड वोमिटस है, इसका मतलब क्या है, तो अपर GI ब्लीडिंग किसको इंडिकेट करती है, डाइजेस्टेड ब्लड। किसको इंडिकेट करती है, डाइजेस्टेड ब्लड को। इस शब्द को देखते हैं, कॉपी ग्राउंड वोमिटस। कॉपी ग्राउंड वोमिटस की बात करें तो कॉपी ग्राउंड वोमिटस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कलर ऑफ वोमिटिंग। जो वोमिट होता है, जो उल्टी होती है, उसका कलर ऑफ वोमिट इज डार्क ब्राउन और ब्लैकिश। ब्लैकिश हो जाना या फिर डार्क ब्राउन हो जाना वोमिटिंग का कलर, उसे अपन बोलते हैं कॉपी ग्राउंड वोमिट। जो एक कॉपी जो पाउडर आता है उसके लायक देखने को मिलता है, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं कॉपी ग्राउंड वोमिटस। अब होता क्यों है ऐसा कलर, ऐसा कलर होने का वजह है आपके वो है जो किसी कंडीशन की वजह से अगर आपके अपर GI में, स्टोमक में प्रेशर अल्सर हो गया, अल्सर बन चुका है, पेप्टिक अल्सर, या फिर गैस्ट्राइटिस की कंडीशन है, लिवर कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से अगर वहाँ ब्लीडिंग हुई है, इंटरनल ब्लीडिंग, और इंटरनल ब्लीडिंग जब ब्लीडिंग हुई और जो आपका ब्लड है वो लंबे टाइम तक स्टोमक में पड़ा रहा है, मतलब लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक कलेक्ट रहा है स्टोमक में, तो जब ब्लड लॉन्ग टाइम तक स्टोमक में रहेगा लंबे टाइम तक, तो जो HCl है, HCl उसको डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा ब्लड को, और ब्लड डाइजेस्ट होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स टूटेंगे और जो हेमोग्लोबिन वो टूटेगा। उसकी वजह से जो प्रेस रेड ब्लड होता है, प्रेस रेड ब्लड, वो आपके कलर चेंज हो जाता है उसका ब्राउन या फिर ब्लैक किस में। आपको इतना रखना है, कॉफी ग्राउंड वोमिटस का मतलब है जो ब्लड है वो लंबे टाइम तक स्टोमक में रहा है और स्टोमक में रहने की वजह से उसका कलर चेंज हो गया है। इतना ध्यान रखना है आपको। कॉफी ग्राउंड वोमिटस मतलब ओल्ड ब्लड है, कॉफी ग्राउंड वोमिटस मतलब ओल्ड ब्लड। और एक और, अगर प्रेस ब्लड हो, ब्राइट रेड वोमिट हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अगर जो वोमिटिंग हो रही है उसमें अगर ब्राइट रेड ब्लड देखने को मिलता है, ब्राइट रेड ब्लड, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं,
वोमिट। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं हेमेटेमेसिस। क्या बोलते हैं, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेमेटेमेसिस किसको बोलते हैं, ब्राइट रेड ब्लड वोमिटिंग को। किसको, ब्राइट रेड ब्लड वोमिटिंग को। अगर ओल्ड ब्लड आ रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, कॉफी ग्राउंड वोमिटस। आई होप समझ आया होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन था अपना वो था सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें पूछा था कि कौन सी कंडीशन कॉफी ग्राउंड वोमिटस का कैरेक्टरिस्टिक है। तो अपर जीआई ब्लीडिंग जब भी होगी तो वो किसको शो करेगी, कॉफी ग्राउंड वोमिटस को। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कोजेज पॉजिटिव चोस्टेक साइन। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से चोस्टेक साइन देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन बी है हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन सी है हाइपोकैल्सीमिया और ऑप्शन डी है हाइपरमैग्नीसीमिया। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस की वजह से आपको चोस्टेक साइन देखने को मिलता है। तो बात करें यहाँ इस क्वेश्चन के राइट आंसर की और अदर ऑप्शंस की। तो सबसे पहले बात करें अपने पोटेशियम की, जो हाइपरकैलेमिया दिख रहा है ऑप्शन ए में। तो अगर पोटेशियम की जब भी बॉडी में इम्बैलेंस होता है तो मोस्टली आपको हार्ट रिदम में अफेक्ट देखने को मिलता है, हार्ट की रिदम में ईसीजी में चेंजेस देखने को मिलते हैं हाइपरकैलेमिया की वजह से। तो ये ऑप्शन गलत होने वाला है यहाँ पे। ऑप्शन बी है हाइपरनेट्रीमिया। तो हाइपरनेट्रीमिया जब सोडियम की बात आती है तो बॉडी में डिहाइड्रेशन, सीएनएस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हाइपरनेट्रीमिया भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होने वाला है। हाइपरमैग्नीसीमिया, बात करें हाइपरमैग्नीसीमिया की, तो मैग्नीशियम जब ज़्यादा होगा तो बॉडी के रिफ्लेक्सेस डिप्रेस होंगे। अगर यह हाइपोमैग्नीसीमिया होता तो मान सकते थे, लेकिन हाइपरमैग्नीसीमिया में बॉडी के रिफ्लेक्सेस कम होते हैं। तो ऑप्शन डी भी यहाँ गलत होने वाला है। बात करें ऑप्शन सी, एक ऑप्शन बाकी है, तो सीधी सी बात है यही राइट होगा, लेकिन अपन उससे पहले जान लेते हैं चोस्टेक साइन क्या होता है। तो जब भी हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन होगी तो हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन में आपको ये दो साइन देखने को मिलेंगे जो कि क्लासिकल साइन है हाइपोकैल्सीमिया के। एक तो हो ट्रोसी साइन और एक है चोस्टेक साइन। चोस्टेक साइन का मतलब जब भी आपका डॉक्टर आके ईयर के पास टेप करेंगे तो टेप करने की वजह से पेशियल नर्व जो स्टिमुलेट होगी, और पेशियल नर्व स्टिमुलेट होगी तो सडन ट्विस्ट जर्क मूवमेंट होंगे पेस पे, आपके चीक पे जर्क मूवमेंट आएंगे जैसे टेप करने के बाद, उसे बोलते हैं चोस्टेक साइन। बात करें ट्रोसी साइन की, तो ट्रोसी साइन में भी जब आप बीपी कप को इन्फ्लेट करते हो तो बीपी कप को इन्फ्लेट करते ही कार्पोपेडल स्पाज्म देखने को मिलता है हैंड में, और इस कार्पोपेडल स्पाज्म को अपन क्या बोलते हैं, ट्रोसी साइन। दोनों ही इमेज भी आ सकती है, तो दोनों को इमेज बेस के रूप में भी आपको देखना है। अब बात करें यहाँ थोड़ा कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम जो नॉर्मल काम होता है कैल्शियम का वो क्या होता है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम मेंटेन किसको करता है, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ नर्व्स को, स्टेबिलिटी ऑफ नर्व की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, और इसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है, रेगुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन। इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करने का काम करता है कौन, कैल्शियम। जब भी कैल्शियम हाइपो या हाइपर होगा तो इन दोनों चीज़ों में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब बात करें जब कैल्शियम कम होगा तो यहाँ न्यूरोमस्कुलर जो एक्साइटेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी और मसल स्पाज्म भी इंक्रीज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करें हाइपोकैल्सीमिया के, अपन कुछ साइन बात कर लें जिनसे दो साइन तो अपन देख लें। एक और साइन होता है इसका, वो होता है टिटेनी। कौन सा, टिटेनी, हाइपोकैल्सीमिया साइन। एक होता है चोस्टेक साइन। क्या होता है, चोस्टेक साइन जो अपन ने देख लिया। इसके अलावा एक होता है ट्रोसी साइन, वो भी अपन ने देख लिया, और एक होता है टिटेनी। ये तीनों साइन आपको याद रखने हैं, क्लासिकल साइन है हाइपोकैल्सीमिया के। एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो आपका कैल्शियम का लेवल आपको याद रखना है। क्या, कैल्शियम का लेवल। कैल्शियम के लेवल की बात करें तो नॉर्मल लेवल होता है 8.5 से लेकर 10.5 mg/dl। क्या, 8.5 से 10.5 mg/dl इसका नॉर्मल लेवल होता है। जब इसका लेवल 8.5 से कम होगा तो उसे अपन हाइपोकैल्सीमिया बोलेंगे, और 10.5 से ज़्यादा होगा तो उसे अपन हाइपरकैल्सीमिया बोलने वाले हैं। इन सारी बातों का ध्यान रखना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है हाइपोकैल्सीमिया का।
बात करें एसजीपीजीआई कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो एसजीपीजीआई में एबीजी, वाइटामिन, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, ये मोस्टली आपको देखने को मिले हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से याद करना है, अच्छे से देख लेना है, क्योंकि इनसे लगातार रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं। ईसीजी और इलेक्ट्रोलाइट्स, एबीजी, ये 3 टॉपिक तो रिपीटली क्वेश्चन दे रहे हैं और पीवाईक्यूज के रूप में यहाँ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, हाइपोकैल्सीमिया। आपको पॉजिटिव चोइस्टिक के साथ ट्रोसिसाइन और टेटेनासाइन भी ध्यान रखने हैं। और इसका जो कैल्शियम का जो हमने फंक्शन देखा, स्टेबिलिटी ऑफ नर्व और रेगुलेट करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन हो सकता है, ये एग्जाम में पूछा सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग एक्टिव सीजर। जब एक्टिव सीजर है, मतलब सीजर अभी पेशेंट में आ रहा है, उस टाइम आपको प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन बताना है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने, रेस्ट्रेन पेशेंट, मतलब पेशेंट को बांध देना है। ऑप्शन बी है इंसर्ट ओरल एयरवे, पेशेंट के ओरल माउथ में एयरवे, जो ओरल एयरवे अपन काम लेते हैं वो इंसर्ट करना है। ऑप्शन सी है प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम इंजरी, पेशेंट को इंजरी से प्रोटेक्ट करना है। और ऑप्शन डी है गिव फूड। तो सबसे पहले बात कर लें, जब सीजर वाला पेशेंट होता है तो सीजर वाले पेशेंट पे आपको करना क्या है। सीजर वाले पेशेंट में आपको सबसे पहले, जब पेशेंट बेड पे हो तो सबसे पहले बेड पे आपको साइड रेल्स को अप कर देना है। क्या साइड रेल्स को अप कर देना है। इसके अलावा जो आसपास का एरिया है उसको क्लीन कर देना है, क्लीन सराउंडिंग। अगर कैसा कोई चीज़ जिससे पेशेंट को इंजरी हो सके तो उन सारे शार्प इंस्ट्रूमेंट को, शार्प ऑब्जेक्ट्स को हटा देना है, मतलब जो एरिया है उसको क्लीन कर देना है। अगर बेड पे है तो साइड रेल अप कर देना है पेशेंट की। इसके अलावा जो पोजीशन है पेशेंट की वो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो पोजीशन आपको रखनी है। पोजीशन पेशेंट की साइड लाइन देनी है। कौन सी साइड लाइन पोजीशन, कौन सी साइड लाइन। अब क्यों देनी है साइड लाइन, क्योंकि जब सीधे कंडीशन में कोई भी अगर ड्रोलिंग होगी तो साइड लाइन पोजीशन में वो माउथ से बाहर निकल जाएगा, जो भी फ्लूइड होगा, जो भी सिक्रेशन होगा। सुपाइन पोजीशन में वो एस्पायरेट होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए आपको साइड लाइन पोजीशन पेशेंट में देनी होती है। इसके अलावा कुछ और बातों का, अगर टाइट क्लॉथ हो तो उनको हटा देने हैं, टाइट क्लॉथ को रिमूव करना है। पेशेंट को बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है जब तक सीजर ख़त्म ना हो। किन किन बातों को अवॉइड करना है वो भी आपको ध्यान रखना है। अवॉइड क्या क्या करना है, अवॉइड करना है आपको सबसे पहले अवॉइड फोर्सफुल टाइट होल्ड, मतलब पेशेंट को टाइट होल्ड नहीं करना है जब सीजर आ रहा हो। डू नॉट इंसर्ट एनीथिंग इन माउथ, माउथ में कुछ भी चीज़ इंसर्ट नहीं करनी है। इसके अलावा फूड और वाटर आपको अवॉइड करना है इस टाइम में। सीजर के टाइम में फूड और वाटर नहीं देना है। अगर आप फूड और वाटर दोगे तो वो एक्सपायरेट होगा, और एक्सपायरेट होगा तो आपको एस्पायरेशन निमोनिया देखने को मिल सकता है, आपकी रेस्पिरेशन डिक्रीज हो सकती है, पेशेंट में हाइपोक्सिया कंडीशन हो सकती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या बातें नहीं करनी है, क्या बात करनी है, वो इम्पोर्टेंट हमने देखा है यहाँ पे। सीजर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इन 3-4 बातों का ध्यान रखना है। साइड हेल्प अप करना है। सबसे पहले सेफ्टी मेंटेन, पेशेंट की हमेशा जब भी सीजर आ रहा हो तो पेशेंट की सेफ्टी मेंटेन करना है। तो मतलब साइड रेल को अप कर देना है ताकि पेशेंट अगर बेड पे है तो गिरे नहीं। और पेशेंट नीचे भी है लेटा हुआ तो उसके साइड में जो सराउंडिंग में शार्प इंस्ट्रूमेंट हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो जिनसे पेशेंट के चोट लग सकती है, उनको हटा देना है और पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन दे दी है। बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में ऑप्शन ए दे रखा है रेस्टेंट पेशेंट, तो पेशेंट को बिल्कुल भी आपको
फोर्सफुली टाइट होल्ड नहीं करना है, ना कि रेस्टेंट करना है। तो ऑप्शन ए गलत होने वाला है। इंसर्ट ओरल एयरवे ड्यूरिंग सीजर, आपको ना तो कोई एयरवे इंसर्ट करना है, ना किसी प्रकार का फूड वाटर इंसर्ट करना है, बिल्कुल भी आपको पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है पेशेंट को इंजरी से, जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, साइड रेल को अप करना है और जो सराउंडिंग है उसको क्लियर करना है, मतलब जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है उनको वहाँ से हटा देना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी और आपको ड्यूरिंग सीजर कुछ भी नहीं करना है। सीजर खत्म हो उसके बाद में जो भी आपका मैनेजमेंट हो वो आपको करना है। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटीडोट भी रिपीट होता हुआ रहा है एसजीपीजीआई में। कई बार हमने तीनों क्लास ली और तीनों क्लास में एसजीपीजीआई का पीवाईक्यू आया है। तो एंटीडोट ऑफ ओपियोइड ओवरडोज, जब ओपियोइड की ओवरडोज होती है तो कौन सा एंटीडोट अपन यूज़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीडोट का क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होता है तो आपको पता होना चाहिए एंटीडोट। ऑप्शन ए है एट्रोपिन, आपको पता होगा एट्रोपिन कहाँ में लिया जाता है, तो एट्रोपिन कहाँ में लिया जाता है, ब्रेडीकार्डिया में। कहाँ, ब्रेडीकार्डिया में। बात करें ऑप्शन डी विटामिन के, तो विटामिन किसका एंटीडोट है, वारफेरिन का। किसका, वारफेरिन का। बात करें प्रोथामिन सल्फेट, तो ये है हेपेरिन का। हेपेरिन और वारफेरिन के एंटीडोट आपको याद कर लेने हैं, रट लेने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 101%। नेलेक्सोन की बात करें तो नेलेक्सोन होता है आपका एंटीडोट ओपियोइड ओवरडोज। जब भी ओपियोइड की ओवरडोज हो जाए तो आपको एंटीडोट कौन सा यूज लेना है, नेलेक्सोन। कौन सा लेना है, नेलेक्सोन। बाकी हमने तीनों के देखे, एट्रोपिन ब्रेडीकार्डिया में, प्रोथामाइन सल्फेट हेपेरिन का और विटामिन की वारफेरिन का। ऑप्शन सी और डी वाले को आपको बिल्कुल याद करके जाना है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आ चुका है। इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, ए पेशेंट विथ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर शुड बी पोजीशनड इन। एक पेशेंट है जिसमें आईसीपी बढ़ा हुआ है। अब आईसीपी बढ़े हुए पेशेंट में आपको कौन सी पोजीशन देनी है। ऑप्शन ए है ट्रेंडलबर्ग, मतलब पैर ऊपर सिर नीचे। ऑप्शन बी है सुपाइन फ्लैट पोजीशन। ऑप्शन सी है हाई पाउलार पोजीशन। ऑप्शन डी है सेमी पाउलार पोजीशन। तो कौन सी पोजीशन आपको पेशेंट में देनी होती है। तो जब भी आईसीपी इंक्रीज हो पेशेंट में तो आपको आईसीपी को कम करना है, वीनस जो ड्रेनेज है उसको इम्प्रूव करना है। अब आपको पता होगा ग्रेविटी कब लगती है, तो जब अपन सिर ऊपर रखेंगे और पैर नीचे रखेंगे तब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वीनस ड्रेनेज इम्प्रूव होगा। क्या आपको लगता है कि ऑप्शन ए वाली पोजीशन में वीनस ड्रेनेज इम्प्रूव होगा। सिर नीचे है पैर ऊपर तो वीनस ड्रेनेज इम्प्रूव नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। सुपाइन पोजीशन में भी वीनस ड्रेनेज इम्प्रूव नहीं होगा, मेंटेन रह सकता है। ऑप्शन सी भी आपको नहीं देना है क्योंकि यहाँ आपको प्रॉपर ब्लड सप्लाई भी पेशेंट में रखनी है। और ऑप्शन डी की बात करें तो ये राइट आंसर होने वाला है। इसमें क्या होगा, जो वीनस ड्रेनेज है वो भी इम्प्रूव होगा और आईसीपी भी डिक्रीज हो जाएगी और प्रॉपर ब्लड सप्लाई भी पेशेंट में बनी रहेगी। इसलिए आपको सेमी पाउलर पोजीशन पेशेंट में देनी होती है, आईसीपी इंक्रीज वाले पेशेंट में। अब नर्सिंग केयर की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है नर्सिंग केयर से आईसीपी वाले पेशेंट में। तो नर्सिंग केयर की बात करें, यहाँ नर्सिंग केयर आईसीपी वाले पेशेंट में नर्सिंग केयर से क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले तो आईसीपी वाले पेशेंट में क्या करना है, हेड एलिवेटेड पोजीशन देनी है, मतलब सेमी पाउलर। इसके अलावा नेक को स्ट्रेट रखना है, और पेशेंट में अवॉइड करना है क्या, कपिंग। क्या करना है, अवॉइड कपिंग, क्योंकि पेशेंट में पहले से ही इंक्रीज है प्रेशर। कपिंग करेंगे तो और ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा। इसके अलावा मेंटेन करना है ऑक्सीजनेशन को, और लास्ट है मॉनिटर करना है जीसीएस को, ग्लासगो कोमा स्केल। मैंने क्लास 1 में ये कंप्लीट बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ग्लासगो कोमा स्केल एसजीपीजीआई के एग्ज़ाम के लिए। तो ये स्टेप आपको काम में लेने हैं नर्सिंग केयर में, इन बातों का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब पेशेंट का आईसीपी इंक्रीज हो तो कौन सी पोजीशन देनी है, तो आपको सेमी पाउलर पोजीशन वहाँ देनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोलेशन यूज्ड फॉर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में कौन सा आइसोलेशन यूज होता है? ऑप्शन ए है कॉन्टैक्ट आइसोलेशन। कॉन्टैक्ट आइसोलेशन का याद रखना है, ऐसा हम उन बीमारियों में इसको यूज लेते हैं जिसमें कॉन्टैक्ट के थ्रू आपकी डिजीज़ ट्रांसमिट हो। तो आपको क्या लगता है कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होती है? तो बिल्कुल नहीं। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, वुंड इन्फेक्शन हो या MRSA का इन्फेक्शन हो, उन कंडीशन में कॉन्टैक्ट आइसोलेशन यूज लेते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कॉन्टैक्ट से बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होती। इसमें रिवर्स भी नहीं होता है। ड्रॉपलेट भी कोल्ड और इन्फ्लुएंजा में होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ भी गलत होने वाला है। बाकी बात करें एयरबोर्न की, तो एयरबोर्न आइसोलेशन अपन यूज लेते हैं किसमें? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में, क्योंकि आपको पता है टीबी ट्रेवल किसके थ्रू करता है? एयर के थ्रू। इसलिए अपन कौन सा यहाँ आइसोलेशन कहाँ मिलेंगे? एयरबोर्न आइसोलेशन। एयरबोर्न आइसोलेशन का कुछ बातें ध्यान रखनी है, जो कि एक है आपके नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करना होता है, नेगेटिव प्रेशर। इसके अलावा N95 मास्क आपको यूज़ लेना है, N95 मास्क, और एक प्रॉपर वेंटिलेशन देना है पेशेंट को। ये 3 बातों का ध्यान रखना होता है एयरबोर्न आइसोलेशन में, नेगेटिव प्रेशर, N95 मास्क और प्रॉपर वेंटिलेशन। ये आपको ध्यान रखना है। एयरबोर्न काम में रहते हैं एयरबोर्न आइसोलेशन। एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेक्टिव एजेंट। तो आपको ध्यान रखना है इसका कॉजेक्टिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई किसका होता है कॉजेक्टिव एजेंट? तो ये टीबी का पॉजिटिव एजेंट होता है, क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल सीवीपी रेंज इज। जो नॉर्मल सीवीपी रेंज क्या होती है? सेंट्रल वीनस प्रेशर। जो नॉर्मल क्या होता है? ऑप्शन ए आपके सामने 0 to 2 सेंटीमीटर S2। ऑप्शन बी है आपके सामने 2 to 6 सेंटीमीटर S2। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास में 10 to 15 सेंटीमीटर S2, और डी ऑप्शन है 15 से 20 सेंटीमीटर S2। अब आपको नॉर्मल सीवीपी बताना है कि नॉर्मल सीवीपी कितनी होती है। नॉर्मल सीवीपी सेंट्रल वीनस प्रेशर कितना होता है नॉर्मल? कमेंट करना है पास्ट। तो इन ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है और एक ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी 2 to 6 सेंटीमीटर S2। 2 से 6 सेंटीमीटर S2 सेंट्रल वीनस प्रेशर होता है। सीवीपी अपन जो अपना हार्ट है उसके एट्रियम में कितना प्रेशर आ रहा है, कितना प्रीलोड है, वो अपन चेक करने के लिए सीवीपी मॉनिटर करते हैं। और सीवीपी नॉर्मल कितनी होती है? 2 से 6 सेंटीमीटर S2। अपन कौन सी साइड में सीवीपी में मॉनिटर करते हैं? तो हमेशा राइट एट्रियम में अपन सीवीपी को मॉनिटर करते हैं। वीनस रिटर्न का प्रीलोड चेक करते हैं, कितना लोड है कितना नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपके 2 से 6 सेंटीमीटर S2। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ICP का बन सकता है। ICP की आपको रेंज पूछ सकते हैं, तो ICP की रेंज आपको ध्यान रखनी है 10 से 15 से mm/G, और अगर 10 से 15 नहीं हो ऑप्शन में तो आपको 5 से 15 mm/G भी याद रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी 10 से 15 को देनी है, सेकेंड प्रायोरिटी आपको 5 से 15 को देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, ड्रग कॉमनली यूज ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट। कौन सी ड्रग कार्डियक अरेस्ट में यूज ली जाती है? ऑप्शन ए है एड्रेनालिन, ऑप्शन बी है मेटफॉर्मिन, ऑप्शन सी है डाइजीपाम, और ऑप्शन डी है प्रोसोमाइड। प्रोसोमाइड एक डायूरेटिक है जो कि हाइपरटेंशन में भी यूज ली जाती है। डाइजीपाम आपकी जब भी एपिलेप्सी, सीजर या फिर साइकोटिक प्रॉब्लम्स होती है उसमें अपन डाइजीपाम को यूज लेते हैं। ऑप्शन बी मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ मेलाइटस में यूज लेने वाली ड्रग है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में। बात करें एड्रेनालिन की, तो एड्रेनालिन को एक और नाम से जानते हैं, वो होता है एपिनेफ्रिन। किस नाम से? एपिनेफ्रिन। इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्वेश्चन एपिनेफ्रिन से आ सकता है, क्वेश्चन एड्रेनालिन से आ सकता है। सॉरी। तो बात करें यहाँ एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन की, तो ये एड्रेनालिन अपन यूज़ लेते हैं कार्डियक अरेस्ट में। कार्डियक अरेस्ट में जो एपिनेफ्रिन होता है, एड्रेनालिन होता है, वो क्या काम करता है?
तो जो एड्रेनलिन होता है, एड्रेनलिन वो इंक्रीज कर देता है परफ्यूजन, इंक्रीज परफ्यूजन ड्यूरिंग सीपीआर। जब भी अपन सीपीआर देते हैं पेशेंट में, कार्डियक अरेस्ट वाले में, तो अगर एड्रेनलिन देंगे तो वहाँ परफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा। अपन कहाँ कहाँ इसको यूज ले सकते हैं, तो एड्रेनलिन को अपन कार्डियक अरेस्ट में, कार्डियक अरेस्ट, इसके अलावा एनाफाइलेक्सिस, अगर एलर्जिक प्रॉब्लम है तो उसमें, और सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया में, सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया में अपन इसको यूज देते हैं। इसकी डोज की बात करें तो 1 mg अपन इसको देते हैं। कितना देते हैं? 1 mg। कार्डियक अरेस्ट में 1 mg अपन इसमें देते हैं। और कितना रेशो में देते हैं? 1:1000। किस रेशो में? 1:1000। IV भी दे सकते हैं या फिर इंट्राओरल भी अपन दे सकते हैं। और इसको रिपीट करते हैं 3 से 5 मिनट में। कितने मिनट में? 3 से 5 मिनट में क्वेश्चन आ सकता है डोज से भी, और कितने टाइम में अपन रिपीट करते हैं। 1 mg देते हैं, 1:1000 IV IO, और 3 से 5 मिनट में इसको रिपीट करते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपके एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्न पेशेंट यूरिन आउटपुट शुड बी मेंटेन एट। जो बर्न वाला पेशेंट है उस पर आपको यूरिन आउटपुट कितना मेंटेन रखना होता है। ऑप्शन ए 5 ml पर आवर, ऑप्शन बी है 10 ml पर आवर, ऑप्शन सी है 30 to 50 ml पर आवर, ऑप्शन डी है 100 ml पर आवर। आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। 30 से 50 ml पर आवर आपको मेंटेन रखना है बर्न वाले पेशेंट में। जब आप फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी दो तो आपको टाइमली यूरिन आउटपुट भी चेक करना है, और यूरिन आउटपुट आपका होना चाहिए 30 से 50 ml पर आवर, जो कि एडिक्वेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट को इंडिकेट करता है। अगर इतना आपके आउटपुट आ रहा है तो मतलब आप जब फ्लूइड रिप्लेसमेंट दे रहे हो वो अच्छे से दे रहे हो और इफेक्टिव है। आई होप ये आपका सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही कल इसके नॉन नर्सिंग का सेशन भी आएगा, और कंटिन्यू जब तक आपका SGPGI का एग्ज़ाम ना होता है तब तक आपके लिए PYQs, और जो आप चाहो आप कमेंट कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर टॉपिक या MCQ चाहिए या फिर जैसे सीरीज़ चल रही है वैसी चलनी चाहिए, तो आप कमेंट करें। कल आपके नॉन नर्सिंग का सीरीज़ भी आने वाला है। थैंक यू।